पिछले 10 वर्षों के आरओ प्री और मेंस पेपर के पर्यावरण संबंधित सवालों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। केवल हिंदी माध्यम लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो ये द्विभाषी संस्करण है, बाइलिंगुअल है। तो मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय हुम? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक क्लीमेंट्स, FE क्लीमेंट्स यहाँ पे सही उत्तर है। मेजर जो इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो थ्योरीज हैं वो ये हैं, एक चौथी भी है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, इन्फॉर्मेशन थ्योरी। मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी ये FE क्लीमेंट्स ने दिया था। पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी दिया था टैंसले ने। क्लाइमैक्स पैटर्न हाइपोथीसिस इसको दिया था विटैकर और सिलैक ने। तो ये कुछ नाम आप चाहें तो आगे के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि यूपीपीसीएस एकदम वही क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं उससे संबंधित नहीं देता, कुछ नया ही अब पूछा जाएगा एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे नेम ऑफ एक्ट्स इन इंडिया और ईयर, भारतवर्ष में इन अधिनियमों के नाम और वर्ष। अधिनियम के वर्ष जरूर आपको लर्न होने चाहिए, यूपीपीसीएस में लगभग हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, जहाँ पर भी अधिनियम जो है बनेंगे। पॉलिटी में भी कुछ अधिनियम जरूरी होते हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये आया था आपका 1980 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये 1981 में, और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ये आया था आपका 1974 में। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 यहाँ पर सही है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको देखते हुए अधिनियम सबसे पहले कौन सा बनाया गया था, ये आप कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है यूपीपीसीएस का। द वाटर पोल्यूशन ऑफ द रिवर्स इज मेजर्ड बाय, नदी का जल प्रदूषण कैसे मापते हैं? तो ये मापते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन कितनी डिसॉल्व्ड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, यहाँ पे सही है। इसके बाद यूपीपीसीएस का जो पेपर इस साल हुआ था 14 मई को, इसमें पूछा गया था कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD से क्या तात्पर्य है, या फिर ये क्राइटेरिया किसका है, किसका एक मानक मापदंड है? तो ये है पॉल्यूशन ऐसे इन एन इक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच करने के लिए BOD का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ACF पेपर में जो सवाल आया था ACF मेंस में, इसका आंसर क्या होगा। घटते क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? घटती उत्पादकता के संदर्भ में बताना है। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, तो जिसका प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है उसको पहले रखना है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पर होती है मैंग्रोव्स में, फिर ग्रासलैंड में, फिर लेक्स में, फिर ओशन में। यूपीएससी का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का मिक्स क्वेश्चन है। धूपगढ़ जो पीक है ये किस नेशनल पार्क में स्थित है? तो धूपगढ़ पीक स्थित है सतपुड़ा नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 से सवाल पूछा है, क्योंकि ये पेपर ही हुआ था दिसंबर 2021 में। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट? सर्वाधिक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। इनमें से किसे भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है? तो वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर स्टेटमेंट और असर्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसको करें कैसे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअली देखना चाहिए कि सही है कि नहीं, फिर बाद में आप लोग कॉम्बिनेशन बिठाया करिए। कई बार आप लोग इंडिविजुअली नहीं चेक करते हैं कि कौन सा सही है, तो उसमें गलत कर बैठते हैं। सबसे पहले असर्शन पढ़ना होता है। असर्शन में लोग पढ़ेंगे, असर्शन कह रहा है कि द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑन ईच अदर, आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जबकि हमें हमेशा इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है कि वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं वो जो है इंटरडिपेंडेंट हैं ईच अदर पे। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, और जब ये रॉन्ग हो जाएगा तो हम डायरेक्ट जो है सेकंड वाला चेक करेंगे। अब इसमें नहीं चेक करेंगे कि बिकॉज, क्योंकि ये पहले ही रॉन्ग है तो बिकॉज का सेंस ही नहीं बनता। देन एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव क्रियाओं के द्वारा वातावरण प्रभावित होता है। ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है? हम वातावरण को बहुत प्रभावित कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? भारत का ओशनिक नेशनल पार्क है कच्छ में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, कच्छ। जीवाश्मी ईंधनों में से एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी फॉसिल फ्यूल एक्चुअली एनर्जी कहाँ से डिराइव करता है? तो हमारा पूरा अर्थ जो है जब एनर्जी ले रहा है सन से, तो फॉसिल फ्यूल भी कोई अलग नहीं है, ये भी एनर्जी किससे लेता है? सन से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सूर्य। इसके बाद वही सवाल दोबारा पूछ लिया है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम, ये होता है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी। रामसर कन्वेंशन किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है वेटलैंड कंजर्वेशन से।
वेटलैंड कंजर्वेशन डे भारत में कब बनाते हैं, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। वैसे करंट अफेयर के रिवीजन में हम कराएंगे, इसकी थीम वगैरह भी बताएंगे, लेकिन आप रिवाइज करके कमेंट कर सकते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1992 अगस्त मंथ में, अगस्त 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। NGT की स्थापना कब की गई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी 2010 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 2010। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर? ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके कारण से हो रहा है? तो इसका आंसर CFCs होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी है, मिथेन भी है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट के संबंध में क्या कथन यहाँ पे गलत है, यानी कि रॉन्ग है, बताना है। तो सबसे पहले वाला देखेंगे, शुरू किया गया था 1991-92 में। सही। मानव हाथी के बीच टकराव या संघर्ष की समस्या को दूर करना इसका उद्देश्य है। ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। सही। केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित नहीं है, जो हाथी जो कैप्टिविटी में है उनके भी कल्याण पर फोकस करेगा, जिन्हें चिड़ियाघर वगैरह में रखा गया है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर प्रेरित नहीं है। हाथियों के आवास जो कैप्टिविटी में, यानी कि जिनको कैद करके रखा गया हाथियों को जकड़ करके, मतलब जू वगैरह में, तो उनको भी देखभाल करना उद्देश्य है। और एलिफेंट कॉरिडोर्स के लिए भी काम करना इसका उद्देश्य है। ये पहले का सवाल है। इंडिया ने सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ इन कोलैबोरेशन विद नॉर्वेगियन गवर्नमेंट ये स्थापित किया था कहाँ पर? चेन्नई में। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर टाइप का आ गया है। वैसे करंट अफेयर इन्वायरमेंट वाले हम करंट अफेयर सेक्शन में करा ही देते हैं। कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है उससे मिलाना। ये टांकी नेशनल पार्क आपका नागालैंड में है, आपका बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है, गुंडी नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी यहाँ पे सही है। पृथ्वी का सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा? यूपीपीसी से इसका आंसर बायोस्फीयर मानता है, तो आप इसमें बायोस्फीयर लगाएंगे। अगर देखिए इसमें ओशियंस दिया होता और बायोस्फीयर ना दिया होता तो ओशियंस आप लगा देते हैं यहाँ पे, लेकिन बायोस्फीयर सिंगल लार्जेस्ट इकोसिस्टम के रूप में विद्यमान है हमारे अर्थ में। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर इज द सिंगल लार्जेस्ट इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। यूपीपीसी डी ही मानता है, ध्यान रखिएगा। ओशन से हाइड्रोस्फीयर से कंफ्यूज नहीं होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विचार करना है। प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी स्वपोषी या स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। सही। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वही है जो मतलब ग्रीन प्लांट्स या फोटोसिंथेसिस जो कर सकते हैं पादप, वो हम लोग के लिए बनाते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उसे कहते हैं जो प्रोडक्शन हेट्रोट्रॉफिक लेवल्स पे होता है या विषम पोषणज लेवल पे जो होता है। परपोषी संदर्भ में विषम पोषण स्तर के उत्पादन को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम डिक्रीजेस। 10% वाला लॉ आपने पढ़ा होगा। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इस तरीके का बनता है, आपको पता है। जैसे ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी इस तरीके से ट्रैवल जब करती है, तो मान लीजिए यहाँ 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो यहाँ पर कितनी बचेगी? सिर्फ 10 किलो कैलोरी। यहाँ पर कितनी बचेगी? सिर्फ 1 किलो कैलोरी। तो केवल 10% एनर्जी ऊपर तक पहुँचती है। यहाँ पर अगर 100 यूनिट एनर्जी, यहाँ पे 10 बचेगी, यहाँ पे 1 बचेगी, यहाँ पे 0.1 बचेगी। इस तरीके से हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी, घटती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पर। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, टी। अगला सवाल है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हम लोग कैसे मापते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हम लोग मापते हैं ग्लोबल हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या फिर पारिस्थितिकी पदछाप को समझ लेते हैं। पदछाप का आशय क्या होता है? पदछाप या फिर फुटप्रिंट का मतलब होता है पैरों के निशान। ठीक है, पैरों के निशान पड़ते हैं तो आपको ये अंदाजा लग जाता है कि हाँ कोई तो यहाँ पे आया था, उसके पैरों के निशान बन गए हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में क्या होता है कि नेचर में जो आप निशान बनाते हैं वो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो अवधारणा है
ये क्या चीज़ मेज़र करती है, ठीक है। ग्लोबल हेक्टेयर्स में इसको मेज़र किया जाता है, तो ये क्या चीज़ मेज़र करती है? ये मेज़र करती है कि कितना रिसोर्स जो है हम कंज्यूम करते हैं और कितना वेस्ट जनरेट करते हैं और कितना और कर सकते हैं। तो पारिस्थितिकी पदछाप से हमको इस बात का आइडिया मिलता है कि इकोलॉजिकल रिसोर्सेज का कितना भाग ह्यूमन यूज़ कर चुका है, कंज्यूम कर रहा है, कितना वेस्ट जनरेट कर रहा है और आगे कितना उसके यूज़ किए जाने की संभावना है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जो हम लोग यूज़ करते हैं और जो है हम लोग का जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उस उत्सर्जन कितना हम लोग लैंड यूज़ कर लेते हैं रहने के लिए, अदर चीज़ों के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए, तो यही यही सब सारी चीज़ें आ जाती हैं ओवरऑल आपके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नेशनल पार्क। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व राज्यों से इसको मिलाना है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सिमलीपाल ये कहाँ पे है? ये ओडिशा में है। देन इसके बाद आपका दिहांग दिबांग कहाँ पे? दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नोकरेक कहाँ है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये मेघालय में है। कोल्ड डेजर्ट आपका ये है हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। डी यहाँ पे सही है। द बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम। और सेकंड स्टेटमेंट है देयर कैन नॉट बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इन द बायोस्फीयर बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले तो ये समझिए इसमें कि देयर कैन बी नो री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इन द बायोस्फीयर, तो ये सही है। बायोस्फीयर में कोई भी नए सब्सटेंस नहीं आ सकते स्पेस डस्ट को छोड़कर। स्पेस डस्ट ही ऐसी चीज़ है जो नए सब्सटेंसेस के रूप में इंट्रोड्यूस हो सकती है बायोस्फीयर में, और कुछ आ नहीं सकता, और जो यहाँ का है वो कुछ जा नहीं सकता। जैसे यहाँ पर जो भी होता है, अर्थ को अगर हम एक बायोस्फीयर का एग्जाम्पल माने, तो अर्थ में जो भी है वो यहीं पर रहता है, वो जो है रिसाइकिल होता रहता है। हम जब मरेंगे तो हम मिनरल के फॉर्म में हमारे लिथोस्फीयर में फैल जाएंगे। वाटर साइकिल है, वाटर जितना जो है यहाँ से इवेपरेट होता है वो वर्षण के फॉर्म में नीचे आता है, कहीं भी कुछ भी लॉस्ट नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। जो रीजन में दिया हुआ है कि जीव मंडल के पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है। जितना पदार्थ यहाँ पर है वही रिसाइकिल होता रहेगा। नया पदार्थ बायोस्फीयर में, या फिर अगर हम अर्थ को एज अ बायोस्फीयर का एक एग्जाम्पल मान ले तो ये आपको समझने में आसान रहेगा कि अर्थ में कुछ भी नई चीज़ नहीं आती। अर्थ के पास जो है वही रिसाइकिल होता रहता है, ठीक है। और अर्थ से कोई चीज़ कहीं जाती नहीं कि अर्थ का जो भी कुछ चीज़ है वो स्पेस में चला गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये वाला हमारा एकदम सही है। अब पहला स्टेटमेंट है ये जो है कथन अपने आप में अधूरा कथन है, तो इसको सही मानना है कि गलत मानना है, इसमें कन्फ्यूज़न बना रहेगा। ये जो क्वेश्चन है इसकी ऑफिशियल की नहीं आई थी, तो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं हो सकते। मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ आगे के लिए। द बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, ये यहाँ पे सही होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टर्म्स में तो हमारा बायोस्फीयर एक ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो अर्थ को मिलती है किससे? सन से मिलती है। और हमारी अर्थ जो है वो एनर्जी को रेडिएट भी कर देती है। जैसे अगर हम इसको देखें कि ये जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जो है हमारी अर्थ एनर्जी को वापस भेज देती है। शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में जो ये एनर्जी आती है हमारे पास, इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में हमारी अर्थ रेडिएट कर देती है। तो एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है। एनर्जी के टर्म्स में हमारा बायोस्फीयर, जो कि एक अर्थ इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, ये एक ओपन सिस्टम है। जीव मंडल एक खुला विवृत तंत्र है ऊर्जा के संदर्भ में, लेकिन पदार्थ के संदर्भ में ये बंद तंत्र है। द बायोस्फीयर इज एन क्लोज्ड सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड मटेरियल बट इज एन ओपन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा आगे के लिए कि बायोस्फीयर हमारा एक खुला तंत्र किसके लिए होगा? ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। लेकिन जो मटेरियल या फिर मिनरल होगा, मिनरल या मटेरियल के लिए, उसके लिए एक क्लोज्ड सिस्टम होता है हमारा बायोस्फीयर। ये ध्यान रखिएगा इसमें। अगला प्रश्न यहाँ पर भीतर कर्णिका के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो पहला कह रहा है कि ये सिचुएटेड है डेल्टा ऑफ वंशधारा एंड सुवर्ण रेखा रिवर्स पर। पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिचुएटेड है बैतारणी और ब्राह्मणी रिवर के एस्चुरी में सिचुएटेड है, तो सुवर्ण रेखा वंशधारा के डेल्टा में नहीं। सेकंड है कि ये पश्चिम बंगाल में, ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये आपका ओडिशा में, ओडिशा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। डी यहाँ पे सही है, ना तो एक ना ही दो, दोनों गलत है। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया था?
तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को ये घोषित किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है? तो स्थित है राजधानी में, दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ए। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी को परिभाषित किया गया है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की स्टडी, तो रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशी इन एन इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर ए। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 की धारा 2 खा में जैव विविधता की डेफिनेशन दी है, इसको भी देख लेना चाहिए आपको। जैव विविधता से सभी संसाधनों से सप्राण जीवों के बीच परिवर्तनशीलता और पारिस्थितिकी जटिलताओं जिनके विभाग हैं से अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत प्रजातियों में या प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र प्रणालियों के बीच विविधता भी शामिल होती है। ठीक है, जैव विविधता में क्या क्या आता है? सप्राण जीवों के बीच परिवर्तनशीलता, पारिस्थितिकी जटिलताएं और मतलब अंतर्गत प्रजातियों में या प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच विविधता भी इसमें शामिल होती है। थोड़ा सा इंग्लिश माध्यम में भी देख लेते हैं, बड़ा कठिन हो जाता है कई बार अधिनियम से पढ़ने में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट एंड इंक्लूड डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज और बिटवीन स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम। तो विद इन स्पीशी और बिटवीन स्पीशी ऑफ इकोसिस्टम में जो मतलब कह सकते हैं परिवर्तनशीलता या वेरिएबिलिटी होती है, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पे स्थापित किया गया था? 2003 में चेन्नई में, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। सबसे हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट कौन सा होगा? सबसे हार्मफुल होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मेजर सोर्स जो एटमॉस्फेयर में वो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन ट्रोपोस्फेयर, इसको याद रखिएगा। सेकंड जो आपको वैसे ही पता होता है, वेहिकुलर पोल्यूशन ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, यानी कि वाहनों से निकलने वाला धूम्र जो कि ईंधन के इनकम्प्लीट कंबशन या फिर अपूर्ण दहन के कारण होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। एक्वाटिक फर्न जो कि बायो फर्टिलाइजर की तरीके काम करता है वो है अजोला। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, एजोला। अगला सवाल है, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, वह आता कहाँ से है? तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो हमको ऑक्सीजन मिलता है वो वाटर से आता है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल टर्म्स में अगर प्रक्रिया को दिखाया जाए तो ये होता है, लाइट इधर से मिलती है हमको सन से, और वाटर यहाँ पे पानी ले लेता है अपनी जड़ों से, पादप। कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो यहाँ पे बनता है, और फिर आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके के बहुत सिंपल टर्म्स में फोटोसिंथेसिस होती है। हमारा आंसर जिसमें हो जाएगा जल से, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोई ऐसी नहीं, बहुत सीधी सिंपल कुछ टर्म्स में होने वाली है। जो भी चीज़ें या फिर जो भी फैक्टर घटे बढ़ेंगे तो प्रकाश बदलेगा, जो इफेक्टिव होगा। जैसे नॉर्मल कंडीशंस में रेड मोस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन अगर हम कंडीशंस को ऑल्टर कर दें, इधर उधर कर दें, जो गिवन कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियाँ उसको बदल दिया जाए तो ब्लू भी इफेक्टिव हो सकती है। तो वैसे रेड इसका आंसर माना जाता है आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से बायोडिग्रेडेबल क्या है? ठीक है, जैव निम्नीकृत हो जाने वाला जो मद या फिर वस्तु है वो रबर होगी। रबर जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी प्लास्टिक, पॉलीथीन और मरकरी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए कौन कौन से केमिकल्स जिम्मेदार हैं? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, CFCs। परसेंटेज वाइज सबसे मोस्ट अबंडेंट गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कौन सी है? ये नाइट्रोजन है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं 6ठी क्लास में NCERT में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ सकता है? वनारोपण करना ये तो बनाएगा, पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ेगा नहीं। वन महोत्सव मनाना ये भी बनाएगा। सामाजिक वानिकी ये भी बनाने के लिए ही है, लेकिन अगर हम लकड़ी काटेंगे लगातार तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, लकड़ियाँ काटना। इकोलॉजी क्या है? पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण के बीच जो पारिस्थितिकी संबंध है वही संबंधों का अध्ययन जो है ये कहलाता है इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मृदाक्षरण को हम कैसे रोक सकते हैं? तो मृदाक्षरण को रोक सकते हैं एफोरेस्टेशन से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लेक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो यह है क्रोएशिया की
प्लिटविस झील, क्रोएशिया की प्लिटविस झील जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ऑप्शन नंबर डी। ये पुराने करंट अफेयर का सवाल है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैव मंडल निधि कौन सा है, या बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है गल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन नंबर डी, गल्फ ऑफ मन्नार, डी। ये वैसे साइंस का क्वेश्चन है लेकिन देख लेते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकीर्णन, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज मैक्सिमम, इस वजह से स्काई हमको ब्लू दिखता है। ए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया स्पेशलाइजेस इन ट्री प्लांटेशन? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टतया विशेष स्थान रखता है? तो यह है वालपराई, ऑप्शन नंबर डी। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेन। आपने देखा होगा पॉल्यूशन की स्थिति दिल्ली में बहुत खराब हुई तो अंत में किसका सहारा लेना पड़ा? आर्टिफिशियल रेन का। आर्टिफिशियल रेन वहाँ पे कराई गई थी आईआईटी कानपुर की तकनीक से। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा वर्षा, ऑप्शन नंबर बी। इकोलॉजिकल बैलेंस को हम कैसे मेंटेन नहीं कर सकते? वनों काटेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा, मेंटेन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? वैसे तो थोड़ा इकोनॉमी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन आ गया है, पीपीटी में है तो देख लेते हैं। स्वर्ण जयंती अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है ये आपका सोशल प्रोटेक्शन स्कीम नहीं है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन संबंधित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एयर कंडीशनिंग, वातानुकूलन, एयर मतलब कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होता है। पेपर बैग्स ये अच्छा होता है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन पॉवर्टी घटाने से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पे सही है। गरीबी कम करना पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ फिनोमिना ऑफ इंटरजनरेशनल सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ। धारणीय विकास या स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमको सेव करना इस तरीके से कि हम भी यूज़ करें, हमारे आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सकें, ऑप्शन नंबर ए। एनवायरमेंट फ्रेंडली किसे नहीं मानते हैं? यह पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है यूकैलिप्टस को, क्योंकि ज़मीन से पानी खींच लेता है अपने में पेड़ में और इस तरीके से वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाता है। ओजोन लेयर जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पे आप बिकॉज लिख लीजिए तो एक बहुत सिंपल सा सही रिलेशन बन रहा है। ओजोन एसेंशियल है, क्यों एसेंशियल है? क्योंकि अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हाई एनर्जी रेडिएशन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। यहाँ पे सही है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। लार्जेस्ट चीता हैबिटेट कहाँ पे है? तो ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया है क्योंकि अब चीता तो कोनो नेशनल पार्क में बाहर से मंगाए, नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से। तो चीता कहाँ पर मंगाए थे? कोनो नेशनल पार्क में। कहाँ से मंगाए थे? साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से। बायोडाइवर्सिटी एक्ट भारतीय पार्लियामेंट ने कब पास किया था? दिसंबर 2002 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, दिसंबर 2002। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम किसको मानते हैं हम लोग? तो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम मानते हैं ओशियंस को, ऑप्शन नंबर सी। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। आंसर हो जाएगा ए। एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है, सक्सेशन, इसको ध्यान रखिएगा, सक्सेशन। उसी की सक्सेशन की थ्योरी ही है आपकी मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी, पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी, ये सब। जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र एक हॉटस्पॉट माना जाता है? तो ये है आपका ईस्टर्न हिमालयास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। कौन कौन से? एक तो ईस्टर्न हिमालय हो गया, एक आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया, वेस्टर्न घाट्स। तो हिमालयास, इंडो बर्मा रीजन, आपका वेस्टर्न घाट्स और सुंडा लैंड, ये चार आपके कह सकते हैं हम लोग ऑफिशियल भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। चारों का नाम ध्यान रखिएगा, इनमें से पूछ लेते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। भारत में जो बिगेस्ट सोर्स है एयर पोल्यूशन का सिटीज़ में, वो कौन सा है? तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर या फिर हम लोग कह सकते हैं व्हीकल्स।
व्हीकल से निकलने वाला धुआं, अर्बन पॉल्यूशन, अर्बन एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा भागीदार है भारत में। जो 8 मिशन जो बनाए गए थे क्लाइमेट एक्शन प्लान के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें क्या शामिल नहीं है? तो वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्सन, एफोरेस्टेशन शामिल है, सोलर पावर ये सब शामिल है। एटॉमिक एनर्जी पर कोई विचार नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया का जो एक्शन प्लान है उसमें क्या शामिल है देख लीजिए। नेशनल सोलर मिशन शामिल है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट शामिल है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम शामिल है, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी ये इसका भाग है, नेशनल वाटर मिशन इसका भाग है, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है, नेशनल मिशन ऑन फॉर ग्रीन इंडिया है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। इसमें एटॉमिक एनर्जी की कोई बात नहीं की गई है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC ये रिलीज किया गया था प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा तत्कालीन 30 जून 2008 को। ये डेट ध्यान रखिएगा। इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन हम लोग किसे मानते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन होते हैं लाइकेन, और इनको अगर हम और क्लियरली बोलें तो इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर पोल्यूशन भी ये हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी? लोगों के आवागमन में सही, लोगों के जुड़ाव के संदर्भ में, लोगों की संवेदनशीलता के संदर्भ में। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। 1, 2 एंड 3। मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है किसको यूज करने से होगा? तो मिनिमम होगा हाइड्रोजन को यूज करने से, ऑप्शन नंबर सी।